नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है। मैं बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम जापान के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। और कल हमने डाइट की शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था और उसमें हमने उसकी विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति एवं संवैधानिक शक्तियों का अध्ययन किया था। और आज हम डाइट के जो शक्ति हैं उसके बारे में हम निष्कर्ष निकालेंगे कि तो जापान में जो डाइट है वो एक राष्ट्रीय फोरम के रूप में कार्य करती है, जिसके अंदर जनता की राय व्यक्त की जाती है और जिसके अंदर जनता को शासन एवं विरोध के बारे में शिक्षित किया जाता है। डाइट के अंदर होने वाले वाद विवाद जापान की जनता को राजनीतिक शिक्षा देने के मूल्यवान साधन हैं। सिद्धांततः डाइट राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग है तथा इसकी शक्तियाँ व्यापक एवं विस्तृत हैं और वे शासन के समस्त अवयवों के ऊपर हैं। साथ ही जो डाइट है वह सिद्धांततः राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग है। इसकी शक्तियाँ विस्तृत एवं व्यापक है, जैसे कि हमने पहले अध्ययन किया था और संपूर्ण राष्ट्र के लिए विधि निर्माण का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। यह राष्ट्रीय वित्त की नियंत्रक है, कैबिनेट के उसके प्रति उत्तरदायी होती हैं। प्रधानमंत्री का चयन करना हो, संधियों को अनुसमर्थन करने की शक्ति द्वारा विदेशी मामलों पर डाइट नियंत्रण रखती है। लेकिन हम व्यवहार में देखें तो मंत्रिमंडल ही देश का वास्तविक प्रशासक होता है और ब्रिटेन के भांति ही मंत्रिमंडलीय अधिनायकत्व जापान में भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार यह सच है कि जो डाइट है उसकी शक्तियों में भी ह्रास हुआ है, यानी कमी आई है। पर इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह अप्रभावी है या व्यर्थ की संस्था हो गई है। वस्तुतः डाइट वह राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जहां राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होता है, उनकी आलोचना की जाती है और यह सरकार की त्रुटियों को प्रकाश में लाता है और यह लोकतंत्र को प्रभावित करने का यहाँ प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार डाइट की शक्तियों में कमी हुई है, फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये व्यर्थ एवं अप्रभावी संस्था है। और आगे हम देखेंगे जापान में राजनीतिक दल। हमें ये पता है कि लोकतंत्र को बिना राजनीतिक दलों के चलाना असंभव है, तो इसीलिए यह कहा गया है कि दलों के अभाव में लोकतंत्र कभी जीवित नहीं रह सकता है और इसीलिए उन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। मेजी संविधान जब लागू किया था तो उससे लागू किए जाने से पूर्व ही जापान में राजनीतिक दलों की नींव पड़ चुकी थी। एक था उदार दल और दूसरा था प्रगतिशील दल। नए संविधान के लागू होने के बाद जो राजनीतिक दल थे वो जापानी शासन व्यवस्था के अंग बन गए। उदार लोकतांत्रिक दल, जापानी समाजवादी दल, कोमिटो समाजवादी दल और जापानी साम्यवादी दल वहाँ के प्रमुख दल हैं। एक तो है उदार लोकतांत्रिक दल, एक जापानी समाजवादी दल, एक कोमिटो और एक समाजवादी जापानी साम्यवादी दल। अब जापानी जो दल प्रणाली है उसकी हम विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि जो राजनीतिक दलों के सूत्र उच्च वर्गीय लोगों के हाथ में हैं। आम जनता भी पहले की तरह प्रभावशाली व्यक्तियों की पूजा करने वाले व नेता भक्त लोगों का ही समर्थन करती है। परिणामतः दलों में आंतरिक गुटबंदी भी पाई जाती है, दल बदल भी देखने को मिलता है और एक दल के स्थान पर अनेक गुटों का निर्माण होता है। जैसे कि भारत में भी है कि जो राजनीतिक दल हैं उनमें गुटबंदी भी है, दल बदल यहाँ पर भी होता है और एक दल के स्थान पर अनेक गुटों का निर्माण भी यहाँ होता है। उसी तरह से जापान में भी राजनीतिक दलों की व्यवस्था है। दूसरा है व्यक्ति पूजा का महत्व। राजनीतिक दलों में सिद्धांत व विचारधाराओं में तो अंतर कम होता है, लेकिन जो नेताओं की महत्वाकांक्षाएं व व्यक्तिगत टकराव अधिक पाया जाता है और राजनीतिक दलों में व्यक्ति की पूजा यानी केवल व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दी जाती है या महत्व दिया जाता है, उनके सिद्धांत एवं विचारों को नहीं दिया जाता है। राष्ट्रीय आधार का अभाव। जो राजनीतिक दल हैं उनमें एकजुटता का अभाव पाया जाता है, वह संगठित व अनुशासित भी नहीं है, उनमें आंतरिक फूट पाई जाती है
उनमें गुटबंदी आदि पाई जाती है। तो इस तरह से जब वो उनका चुनाव होता है तो राष्ट्रीय समस्या हैं उनका कोई राष्ट्रीय समस्याओं के लिए कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं होता, वे केवल दलीय आधार पर चुनाव लड़ते हैं। चौथा है नौकरशाही अधिकारियों की प्रभावी भूमिका। अधिकारी चुनाव लड़कर दल, डाइट व कैबिनेट में बड़े सक्रिय व प्रभावी हो जाते हैं। तो यह वहाँ के राजनीतिक दलों की विशेषता है। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।